तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल विशेक क्लासेस में। ठीक, तो अब हम आपको जो है पिछले वीडियो में जैसे कि हम आपको मंगलम पाठ के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बताए थे, इस वीडियो में हम पार्ट 2 पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो है वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए जो इस साल 10th की एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए पार्ट 2 मानी पाटलिपुत्र वैभवम, यहाँ से शुरू होता है पाटलिपुत्र का वैभव। पाटलिपुत्र वैभवम का मतलब क्या होता है? पाटलिपुत्र का वैभव। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। ये मस्ट विजय प्रश्न है। पहला जो क्वेश्चन है वो मस्ट विजय प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है कि पटना के जो मुख्य दर्शनीय स्थल हैं उनका उल्लेख करें। तो कौन कौन से हैं पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल? देखिए पहला संग्रहालय है, उच्च न्यायालय, सचिवालय, कौन है, गोलघर है, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वार इत्यादि क्या है पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें तो आप लिख सकते हैं आराम से। तो इस जो क्वेश्चन को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। अगला प्रश्न बोला है पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना। जो पाटलिपुत्र है वो शब्द कैसे बना? देखिए पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्पों के नाम के आधार पर रखा गया, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। पाटलीग्राम ही आगे चल कर क्या गया पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या था? पुष्पर या कुसुमपुर मिलता है। देखिए यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव मिल रहा है कि पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या था। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या था। देखिए पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर था। ऑप्शन में दे सकता है कि पुष्पपुर था या कुसुमपुर था, दोनों में से किसी एक को देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या था? पुष्पपुर या कुसुमपुर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है जो सिख संप्रदाय के लोग थे, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन पूछा है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, अथवा पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। 3 वाक्यों में आपको क्या करना है, उत्तर देना है। देखिए आपको इसमें 3 वाक्यों में उत्तर देना है, तो बहुत ही आसान तरीका है। आपको लिखना है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। देखिए यहाँ एक और ऑब्जेक्टिव आपको मिलता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए बोला है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना एक नगर महत्वपूर्ण क्योंकि यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। क्वेश्चन पूछ देगा आपका ऑब्जेक्टिव में कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। और वे सिख के कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। देखिए यहाँ पे आपको हमने 2 ऑब्जेक्टिव और बता दिया, यानी कि एक या 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ बताया और एक ऑब्जेक्टिव ऊपर, यानी कि 3 ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से तैयार होगा। देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। और वे सिख के कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है कि यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। पटना जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ एक और आपको ऑब्जेक्टिव मिल गया, यानी कि इस क्वेश्चन से हमें आपको कितना 3 ऑब्जेक्टिव मिल गए। कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव मिले देखते हैं। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव आपको मिला है क्या कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख के कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है, प्रश्न है। और आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पटना जो है पटना को किस नाम से जाना जाता था? तो गुरुद्वारा, किसके नाम से? गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ मिल गए और एक सब्जेक्टिव भी मिल गया। तो इस प्रश्न को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोला है प्राचीन ग्रंथों में पटना में कौन कौन से नाम मिलते हैं। प्राचीन ग्रंथों में पटना में कौन कौन से नाम मिलते हैं? तो देखिए प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र इत्यादि मिलते हैं। ये 3 नाम आपको याद रखना है। कौन कौन? पुष्पपुर, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र। ये 3 नाम आपको क्या मिलते हैं? पटना के प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कवि दामोदर गुप्त जो है, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, अथवा दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में कैसा लिखा है। देखिए कवि जो दामोदर गुप्त थे उनके अनुसार पाटलिपुत्र पृथ्वी का तिलक है। क्या है? पृथ्वी जो है पृथ्वी का तिलक है। कौन? पाटलिपुत्र। यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है। इसे सरस्वती का कुल गृहम भी कहा जाता है। देखिए यहाँ आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाना है। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव आपको मिल रहा है कि देखिए यहाँ से पटना जो महानगर है, पटना महानगर, उसकी तुलना किनसे की गई है? इंद्रलोक से। किनसे की गई है? इंद्रलोक से की गई। ये आपका क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। पहला ऑब्जेक्टिव होने के बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव कौन तैयार हो सकता है? यहाँ से देखिए इसे सरस्वती का कुल गृहम नाम किसे दिया? तो कवि दामोदर दास ने दिया। किसने? कवि दामोदर गुप्त ने दिया। सॉरी, कवि दामोदर गुप्त ने दिया था। कौन दिया था? कवि दामोदर गुप्त ने पटना को सरस्वती का कुलगृह भी कहा था। ठीक है, यह आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव था। तीसरा ऑब्जेक्टिव आपका हो सकता है कि सरस्वती का कुलगृहम किस शहर को कहा गया है? तो किस शहर को कहा गया है? पटना को कहा गया है। देखिए यहाँ भी आपको 3 ऑब्जेक्टिव मिले, यानी कि इस क्वेश्चन से आपको 3 ऑब्जेक्टिव मिले और इसका पिछले वाले
क्वेश्चन में भी 3 ऑब्जेक्टिव मिले हैं, लेकिन इसके पिछले वाले प्रश्न में कितने, 1 ऑब्जेक्टिव मिले हैं। तो कितने ऑब्जेक्टिव हुए टोटल, 3 3 6 1 7, यानी कि टोटल 7 ऑब्जेक्टिव आपको कितने 5 प्रश्नों में तैयार हो गए। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्या बोला है। आगे प्रश्न बोला है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। देखिए कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, तो मेगा सनीज आए थे, फायान आए थे, हेनशांग आए थे और इतिशिंग आदि क्या आए थे, विदेशी यात्री पटना आए थे। तो ये भी आपका मस्ट भी प्रश्न है ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते कौन से विदेशी यात्री थे जो पटना आए थे। ऑप्शन में दे सकता है मेगा सनीज, फायान भी दे सकता है, हेनशांग भी दे सकता है और इतिसिंग भी दे सकता है। तो इन चारों नामों का वो क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। जो चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त थे और अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था क्या थी, काफ़ी मजबूत थी। अशोक के शासन काल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध था। तो यहाँ देखिए यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव तैयार होता है आपका कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के काल में। किसके, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के काल में। तो ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से तैयार होता है जो कि हर एक साल एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपको ध्यान देना है विशेषकर। अगला प्रश्न बोला है पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन कीजिए। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन कीजिए। देखिए पाटलिपुत्र में शरत काल में कौमुदी उत्सव देखिए शरत काल में आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि शरद ऋतु में कौन सी महोत्सव मनाई जाती थी, तो कौमुदी महोत्सव। कौन, कौमुदी महोत्सव। देखिए एग्जाम में आपको उल्टा ही पूछ सकता है क्वेश्चन कि कौमुदी जो महोत्सव है वो किस काल में मनाई जाती थी, तो शरद काल में। यहाँ से आपको 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार होते हैं। अब देखिए आगे प्रश्न देखते हैं कि यहाँ है, आगे देख लेते हैं। कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, सभी नगरवासी आनंदमग्न हो जाते हैं। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन में था। जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ये भी आपका मस्ट वे प्रश्न, इसका आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बोला है कि राजशेखर जो थे, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। देखिए राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक क्या है, प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। यहाँ से पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि आदि क्या है, ख्याति पाई गई है। तो यहाँ आपको देखिए यहाँ पर आपको मस्ट वे प्रश्न ये है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा था। जो भगवान बुद्ध थे वो पाटलिग्राम के बारे में क्या कहे थे, ये भी मस्ट वे प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भगवान जो बुद्ध थे प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिपुत्र आए थे। क्या थे, अनेक बार पाटलिपुत्र आए थे। कर आगे है यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था उन्होंने, और उसी समय उन्होंने कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर होगा, परंतु यह नगर आग, जल और कलश से हमेशा क्या रहेगा, भयभीत रहेगा। यह वाक्य किसने कहा था, भगवान बुद्ध ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि लास्ट प्रश्न यहाँ का इस चैप्टर का। अगला प्रश्न बोला है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। देखिए ये भी आपका मोस्ट वे प्रश्न है एग्जाम में पूछे जाने के लिए कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। देखिए पाटलिपुत्र में शरत काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ये आपको क्या है, हमने आपको ऊपर बताया है कि ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र में शरद काल में कौन सी महोत्सव मनाया जाता है, तो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। या कौमुदी जो है महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो शरद काल में मनाया जाता है। ठीक है, यह महोत्सव जो है गुप्त वंश के काल में होता है। हाँ देखिए आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि कौमुदी महोत्सव जो है वो किस वंश के काल में मनाया जाता था, तो गुप्त वंश के। किसके, गुप्त वंश के काल में मनाया जाता था। उस समय सभी लोग क्या रहते, आनंद मग्न होते थे। ठीक है, तो देखिए हमने इस चैप्टर से, चैप्टर 2 से, पाटलिपुत्र वैभव से हमने आपको कम से कम 10 से 12 ऑब्जेक्टिव फाइनल करा दिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।